हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 यूनिट 3 डायनामिक्स का मैं ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वहाँ लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो आज लेक्चर नंबर 6, तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। आज टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिससे पहले मैं आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा चुका हूँ। आज हम सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों लॉज को आज ही पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए मुझे लिखा क्या है। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कह रहा है बच्चों, उसको समझेंगे। मुझे कह रहा है कि व्हेन अ नेट फोर्स acts on a body, it produces acceleration in the direction of the force. The acceleration is directly proportional to the force, inversely proportional to the mass of the body. मुझे ये इसका स्टेटमेंट है। जो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप उस पर नेट फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बच्चों, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में बच्चों, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करते हैं बच्चों, चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए मुझे ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पे बच्चों, इसको फोर्स लगाऊंगा, आप देख रहे हैं ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। प्रोड्यूस हो रहा है नहीं बच्चों, बिल्कुल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। देखिए किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों। देखिए मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मार्कर मोशन भी इस डायरेक्शन में कर रहा है बच्चों। इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये स्टेटमेंट का मतलब यही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं हमारे पास के यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जो अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फोर्स एफ लगाऊंगा, तो मुझे फोर्स लगाने से क्या होगा, फोर्स लगाने से इसमें मोशन प्रोड्यूस होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन आगे जाएगा जो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये आगे जाएगा, मोशन करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या समझना चाहिए बच्चों, हमें ये पॉइंट समझना है कि हमारे पास फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बच्चों प्रोड्यूस हो रहा है। इसके स्टेटमेंट का मतलब यही है। क्या कह रहा है बच्चों, अगेन मैं पढ़ रहा हूँ। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो कह रहा है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ओके बच्चों, मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक बात समझ आ गया कि हमारे पास क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चलें जो आगे चलते हैं बच्चों। जो कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। बच्चों कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन किस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों, एक्सेलरेशन फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, चले समझते हैं बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर एक चीज इंक्रीज करे तो दूसरा चीज भी इंक्रीज करे। मतलब बच्चों अगर फोर्स हम बढ़ाएं, फोर्स हमने बढ़ाया, मुझे एरो का मतलब इंक्रीज किया, फोर्स हमने बढ़ाया, फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा बच्चों। अगर फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगी बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मतलब ये हो गया ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ेगा दूसरी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरी भी कम होगा बच्चों। ये क्या है, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो बच्चों इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बच्चों, मैथमेटिकली बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एफ है बच्चों। ये आप देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, ये शो कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। आगे चलते हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और जो मास है उस मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या मुराद बच्चों, इससे मुराद ये है कि अगर आप मास बढ़ाओगे तो बच्चों एक्सेलरेशन कम होगी। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं एक साइकिल है, आपने बच्चों साइकिल को धक्का मारा, साइकिल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होकर आगे जाएगा। सपोज करते हैं बच्चों आपने कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो उसी फोर्स में बच्चों
वो जो हमारे पास क्या साइकिल थे, साइकिल वो मोशन में आ गया, लेकिन जो वही फोर्स आप बाइक में लगाएं, लेकिन बाइक में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब पीछे से धक्का मारे इतना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जो और जो सपोज करें वही फोर्स आप कार पे लगाएं, क्या कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? बच्चों अगर बाइक में थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि बच्चों आप देखेंगे पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर हमारे पास क्या हो गया, कार। तो मास इंक्रीज कर रहा है, ऑब्जेक्ट की मास इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मास ऑब्जेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। समझ आ गया बात बच्चों? ये क्या कह रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का मास है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए मुझे एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए मुझे ये हमारे पास क्या है, मार्कर है, मुझे मार्कर का मास कम है, मैं थोड़ा फोर्स लगाया इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन बच्चों ये मेरे पास क्या है, बुक का, लेकिन बुक का मास बच्चों मार्कर से ज़्यादा है, लेकिन मुझे अभी मैं वही फोर्स उस पर लगा रहा था, वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों। लेकिन यहाँ लगाऊंगा बच्चों इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी कंपेयर करूंगा तो उससे मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें कम। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ाऊंगा, तो अगर यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं 4 बुक यहाँ पे रखूँ फिर वही फोर्स लगाऊं, क्या उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बच्चों? नहीं बच्चों। क्योंकि बच्चों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब बच्चों जैसे जैसे मास बड़ा होगा तो बच्चों फिर उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ओके बच्चों, सपोज करते हैं कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, आप उससे फोर्स लगा रहे हैं तो आप इजीली इसमें जो फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन बच्चों बड़ा ऑब्जेक्ट है फिर उसको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट बड़ा है बच्चों उसमें एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस नहीं होगा। बात समझ आ गया बच्चों? मेरे ख्याल बच्चों आपको समझ आ गया कि हमारे पास क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और वही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास। 1/m का मतलब बच्चों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। बात समझ आ गया बच्चों? सपोज करते हैं जिसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, और जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और जिसको हम इक्वेशन कंबाइन करें शाबाश, और जो दोनों इक्वेशन कंबाइन कर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? चल देखते हैं बच्चों। जो मैंने कंबाइन किए मुझे क्या ऊपर एफ आएगा नीचे एम आएगा, उसको कंबाइन हम ऐसे लिखेंगे। सब बात समझ आ रहा है बच्चों? कंबाइन हम इसको ऊपर एफ लिखेंगे, जो 1 है उनकी जगह एफ, और नीचे एम सेम लिखेंगे बच्चों। ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है बच्चों। सपोज करते हैं बच्चों हमने यहाँ कांस्टेंट दिया क्या, के एफ अपॉन एम, ये कांस्टेंट दिया। लेकिन ये के जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। के का वैल्यू क्या बच्चों, 1। इसका मतलब जो अगर मैं के का वैल्यू 1 है, के को हम रखें या ना रखें फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहाँ आप ऐसे कहें, एक मिनट बच्चों मैं देखूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि मैंने बहुत नीचे लिखा है बच्चों बोर्ड में। हाँ बिल्कुल बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको यहाँ किसी और जगह पे लिखूंगा। बच्चों बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। मैंने क्या लिखा, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन करके मैं ऐसे लिखूंगा, ए प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम लिखूंगा बच्चों। क्या लिखूंगा, ए प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम लिखूंगा। लेकिन बच्चों मैंने कहा कि प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए हम क्या देंगे, कांस्टेंट देंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ कांस्टेंट जो दिया वो क्या दिया, के दिया, के एफ अपॉन एम। लेकिन बच्चों मैंने अभी आपको कहा है के का वैल्यू हमारे पास क्या है, के का वैल्यू 1 है और कुछ नहीं। के का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, इसलिए मैं यहाँ 1 रखूंगा, जिसको मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ होगा 1 बच्चों इंटू एफ अपॉन एम होगा बच्चों। 1 इंटू एफ क्या होगा, सेम एफ ही रहेगा, तो ये बच्चों एफ अपॉन एम होगा बच्चों। अगर एम को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा बच्चों, एम को इस तरफ लेके आऊंगा बच्चों, इक्वेशन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, शाबाश बच्चों, वो बनेगा एफ इज इक्वल टू एम ए बच्चों। ये मेन इक्वेशन है किसका बच्चों, ये मेन इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का बच्चों। ये जो मेन इक्वेशन है इसको याद रखें, एफ इज इक्वल टू एम ए बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि बच्चों काफ़ी जगहों पे ये इक्वेशन यूज होता है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसमें मैंने अभी आपको प्रोसीजर बताया, मैंने ये समझाया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट समझ आया होगा। तो फिर मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताया कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है,
ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स है। फिर हमने दोनों इक्वेशन कंबाइन करके ए इज इक्वल एफ अपॉन एम रखा, लेकिन हमने कहा प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना है तो हमने कोई कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 है, तो 1 रखा बच्चों। और एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ गया। एम इस तरफ आएगा तो एफ इज इक्वल टू एम ए आया, एम ए आया। ये हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है बच्चों। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारे चीज़ें क्लियर हुए होंगे। जो उम्मीद है कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ आया होगा। चलिए बच्चों इसको आप नोट करें ताकि मैं आपको एक दो प्रॉब्लम करवाऊँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फिर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे।